घायल शेर का शिकार करेंगे क्या ट्रंप? सबसे पहले आपको दिखाऊं, अमेरिका ने एक बड़ा हमला कर दिया है। यह ईरानी जहाज है। ईरान के जहाज पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। में ईरान का जहाज था जिस पर अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा ईरानी जहाज। दूसरी तरफ ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। यह है सुप्रीम लीडर, यह खमनेई के बेटे मुश्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर हैं, यानी खमनेई की जगह लेंगे। अमेरिका के हमले में मुश्तबा बच गए थे। अब देखिए मुश्तबा के नाम का ऐलान किया गया, कैसे ऐलान हुआ और उसके बाद ईरान में जश्न मनना शुरू हो गया है। ट्रंप के टारगेट पर अब ईरान का नया नेता है। सैयद मुश्तबा खामेनेई हफज़हुल्लाह। सैयद मुश्तबा खामेनेई नए नेता के ऐलान के साथ ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी ईरान, इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। देखिए ये मिसाइल जाकर गिरी है तेल अवीव में। तेल अवीव में आग के शोले नजर आ रहे थे, गाड़ियां जिनके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ और चारों तरफ आ गई आग का मंजर। ईरान में नया नेता चुने जाने के बाद हमले बढ़ गए हैं। ईरान ने इजराइल पर ही अटैक किया है, इजराइल की राजधानी में। दूसरी तरफ ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया जा रहा है मुश्तबा के चयन के बाद नेतन्याहू और ट्रंप परेशान हैं। Mojtaba Khamenei again. علم از دست علم دار نیفتد هرگز یا علی یا علی پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز یا علی Khamenei's successor was chosen. एआई वीडियो में बता रहे हैं कि नेतन्याहू को कान में खबर दी गई कि ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। उसके बाद ट्रंप को पसीने आने लगे। यह ईरान ने जारी किया है और नए लीडर की एंट्री हुई है। और उसके बाद देखिए जरा ईरान में किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। नए नेता के चुनाव के बाद लोग सड़कों पर उतरे, लोगों से कहा गया जगह जगह बाहर निकलिए। और सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद देखिए इजराइल ने एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल की नजर इन्हीं तस्वीरों पर है कि ईरान में हजारों लोग सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ तस्वीर जो सामने आई है कि ईरान में जो कुछ हुआ उसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे אני אומר לכם שאין שום מקום בטוח בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם,
ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם. ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם. ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח בלבנון, בביירות. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian. ट्रंप ने सीधा ऐलान कर दिया है, खमनेई का उत्तराधिकारी मैं ही चुनूंगा, नहीं तो जो भी चुना जाएगा उसे खत्म कर दूंगा। धमकियों के बीच ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता खुद से चुनकर ट्रंप को जवाब दे दिया है, या फिर एक और सुप्रीम लीडर को दांव पर लगा दिया है। मुश्तबा अपने पिता का कांटों वाला ताज पहनकर बैठ तो गए हैं, लेकिन क्या वो बाप, बीवी और बेटी के खून का बदला लेंगे? ईरानियों का शिकार करने वालों का शिकार कर पाएंगे, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू का शिकार हो जाएंगे? मुश्तबा खमनेई अपने दुश्मनों को मारेंगे या खुद मौत के मुंह में जाएंगे? अब देखिए ट्रंप के टारगेट पर कौन है। नया लीडर चुना गया है, नए लीडर पर पुतिन क्या कह रहे हैं, जिनपिंग क्या कह रहे हैं। अली खमनेई की मौत के 10 दिन बाद मुश्तबा को उनके पिता की गद्दी सौंप दी गई है। ईरान के विशेषज्ञों की समिति ने उनकी ताजपोशी की। बीती रात नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद ईरान में लाखों लोग जश्न मना रहे हैं। लोगों को कहा है कि वो देश भर में इकट्ठा होकर सभाएं करें और नए सुप्रीम लीडर के लिए वफादारी की शपथ लें। दूसरी तरफ मुश्तबा को कमान मिलते ही ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा है कि वो अब बदला लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम ईरान को धमकी दी है, कहा ईरान का नया लीडर मेरी मंजूरी के बिना नहीं टिकेगा। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सीधे धमकाया है, कह दिया है कि ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाएंगे। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे मुश्तबा पसंद नहीं और जिसे मैं चाहूंगा वो ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। इजराइल ने भी कहा है नए सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, खमनेई के उत्तराधिकारी और चुनने वालों को निशाना बनाएंगे। लेकिन पुतिन कह रहे हैं मुश्तबा पर अमेरिका इजराइल बनाम रूस चीन हो रहा है, क्योंकि पुतिन जिनपिंग ने नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया है। नए सुप्रीम लीडर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बधाई दी। क्रेमलिन के बयान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुश्तबा अपने पिता का काम सम्मान के साथ जारी रखेंगे, मुश्किलों का सामना करते हुए ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे। पुतिन ने कहा रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने भी मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने का समर्थन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा ईरानी संविधान के मुताबिक फैसला है, यह उनका आंतरिक मामला है, उनकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। कोई भी देश ईरानी सियासी व्यवस्था बदलने की कोशिश न करे। चीन ने मुश्तबा को निशाना बनाने के प्लान का भी विरोध किया है। सुनिए जरा ईरानी धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। खुदा ने अयातुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई को भी उसी तरह से सुरक्षित रखा जैसे उनके पिता को, उस निर्णायक दिन के लिए जब व्यवस्था को उनकी जरूरत होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है और इसके लिए ईरानी शासन से आने वाले तत्काल खतरों को खत्म करना जरूरी है। तो नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान ने हमले और बढ़ा दिए। ये हमले ईरान कर रहा है इजराइल पर और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। देखिए उसके बाद सुबह होते ही फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अब आपको बताऊं, यह है नए लीडर मुश्तबा खमनेई। ऐसे वक्त में सुप्रीम लीडर बने हैं जब ईरान के आसमान में 24 घंटे मौत मंडरा रही है। इजराइल अमेरिका ने उनके पिता को मार डाला। 28 फरवरी को हमले में मुश्तबा की पत्नी और बेटी भी मार दिए गए। दावा है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा भी अभी घायल हैं। घायल अवस्था में ही सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली है। 56 साल के मुश्तबा अली खमनेई के दूसरे बेटे हैं ये। मुश्तबा अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। सामान्य जीवन जीते हैं और सरकार में कोई पद उन्होंने नहीं लिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अकूत संपत्ति के मालिक हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ वो ईरान के सबसे अमीर शख्स भी हैं। दावा है लंदन से दुबई और यूरोप तक उनकी संपत्तियां हैं। मुश्तबा की संपत्ति को लेकर
ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी और उसके मुताबिक खमनेई परिवार की संपत्ति करीबियों के नाम पर है, जो खमनेई परिवार की तरफ से हर तरह की डील करते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है 57 साल के बिजनेसमैन अली अंसारी का। उनके धंधों के पीछे फर्जी कंपनियों का बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खमनेई के स्विस बैंक में भी खाते हैं। लंदन में 1200 करोड़ से ज्यादा की 12 हवेलियां हैं। दुबई में खमनेई परिवार की अरबों रुपए की लग्जरी विला है। जर्मनी और स्पेन में 5 स्टार होटल, पेरिस में इमारत है। कनाडा के टोरंटो में 70 करोड़ रुपए का पेंट हाउस है। यूरोप में कुल संपत्ति करीब 4000 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो अब मुज्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर है। ईरान से जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 9 मार्च 2026 में जो अगर अपडेट है तो सबका सब इसी ताल्लुक से है कि नए वली फ़क़ीह का ऐलान हो चुका है और ईरान की पब्लिक में खुशी, ईरान की पब्लिक में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ईरान की पब्लिक में मजबूती, इरादे की मजबूती, उसमें पहले से भी ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। पहले भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस जंग में बड़ी कामयाबी ईरान को होगी, उम्मत को होगी। लेकिन अब इस ऐलान के बाद जो कल रात हुआ, शब क़द्र, पहली शब क़द्र के दौरान हुआ, जब मुल्क का एक बड़ा हिस्सा वैसे भी इबादत में, दुआ में, अज़ादारी में मसरूफ़ था, उसके दरमियान ये ऐलान हुआ, उसने एक अजीब और पहले के मुकाबले में बेसाबिक़ा किस्म की, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की पॉजिटिव एनर्जी और उम्मीद और कॉन्फिडेंस और ईमान यहाँ पर क्रिएट किया है। नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया, लेकिन जंग में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ईरान में जो तेल के ठिकाने थे उस पर अटैक हुआ और उसके बाद तेहरान में चारों तरफ आग नजर आ रही थी, धुएं का गुबार था और पूरी तरह से आसमान काले हो गए थे। अब जो तेहरान से डरा देने वाली तस्वीर आई है वो ये कि बादल काले हो गए और काली बारिश हुई है, केमिकल की बारिश हुई है, रेन हुई है। चारों तरफ आपको काले बादल नजर आ रहे हैं और बारिश हो रही है इसी तरह की। बताया जा रहा है ये केमिकल की बारिश हुई है तेहरान पर। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर भी अटैक किए। लेबनान में बेरूत में कई जगह हमले किए गए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि लेबनान में इजराइल ने फास्फोरस बम दागा है, केमिकल अटैक किया है। फास्फोरस बम बेहद खतरनाक माना जाता है, उससे हमला कर दिया इजराइल। अब देखिए हालात क्या हैं, चाहे वो ईरान में हो या लेबनान में। ईरान में देखिए एसिड रेन हो रही है। ईरान में इजरायली हमलों के बाद काली बारिश हो रही है क्योंकि पानी काला दिख रहा है और उसमें तेल मिला हुआ था। ये हालात ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के बाद बने। आसमान काले धुएं से भर गया है, जमीन भी काली हो गई है, राजधानी की आबोहवा में भी तेल की महक फैली है। ईरान के विश्लेषक फोदलजादी ने आरोप लगाया है कि तेल डिपो पर हमले का रासायनिक युद्ध जैसा प्रभाव हो सकता है। जहरीला धुआं और काली बारिश का पर्यावरण पर असर होगा। इससे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पानी, मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। उसके अलावा देखिए लेबनान में फास्फोरस बम दाग दिया गया है। आरोप है कि इजराइल ने लेबनान में सफेद फास्फोरस दागा है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि 3 मार्च को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के योमोर इलाके में सफेद फास्फोरस के गोले गिराए, जिससे 2 घरों में आग लग गई। दरअसल सफेद फास्फोरस एक बहुत खतरनाक रसायन होता है, इतना खतरनाक कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है।
शरीर पर गिरे तो बहुत गहरे और दर्दनाक जलने के घाव हो सकते हैं। यह जलन इतनी गंभीर होती है कि हड्डियों तक पर असर पहुंचता है। इतना ही नहीं, सफेद फास्फोरस से इंसान की जान भी जा सकती है। इसके धुएं को सांस के साथ अंदर लेने से फेफड़ों को नुकसान होता है। इसके गिरते ही घरों और आसपास के इलाकों में आग लग सकती है और इसी वजह से रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। यहां तक कि इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भी माना जाता है। सुनिए जरा रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार इस पर क्या कह रहे हैं। फास्फोरस इज ए हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। अब जो ये व्हाइट फास्फोरस बम है, ये जिस जगह छोड़ा जाता है वहां पे ये आदमी के शरीर में जलन पैदा करता है और वो जलन उसकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। उसकी जो स्किन है और जो उसका फ्लैश है वो भी मेल्ट होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो बर्निंग है, इसकी जो आग है, वो तब तक जलती रहती है जब तक उसे बुझाया ना जाए या जब तक वो पूरी तरह से कंज्यूम ना हो जाए। व्हाइट फास्फोरस के जो पेशेंट हैं उनका ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है और ज्यादातर उनकी कैजुअलिटीज हो जाती हैं। और यही कारण है कि फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। टेक्निकली व्हाइट फास्फोरस जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसमें इसका नाम नहीं दर्ज है कि इसको प्रोहिबिट है, बैंड है जंग में इस्तेमाल। परंतु यह है कि जहां भी अगर जंग में इस्तेमाल हो, इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल होना होता है। यह एक कन्वेंशन है और इसका इस्तेमाल वैसे और उन इलाकों में होना चाहिए जहां सिविलियंस ना हो या सिविलियंस तक इसका इंपैक्ट ना पहुंचे। तो जंग में हालात ये हैं कि ये सब देख समझकर कोई नहीं मार रहा है ईरान में, वरना 160 से ज्यादा बच्चियों की जान नहीं जाती। तेहरान में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ ठिकानों पर, उसका हाल देखिए जरा। आग बुझने के बाद आसपास के इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान की तेल रिफाइनरी ध्वस्त हो गई पूरी तरह से। दूसरी तरफ इजराइल ने एयरपोर्ट पर अटैक किया ईरान के, और यह वो जगह है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक एयरपोर्ट है, वहां हमला किया गया है। यहीं से तेल के सारे जहाज गुजरते हैं। अब देखिए हालात क्या है। तेल के ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं, तेल के दाम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बांग्लादेश की ढाका की तस्वीर आप देख रहे हैं। ढाका में पेट्रोल पंप पे देखिए जरा लाइन लगी है, बाइकर्स की लाइन आप देख रहे हैं। बाइक स्कूटी लाइन से खड़े तेल भरवाने के लिए। अब देखिए कच्चा तेल कहां जाकर रुकेगा। जंग से कच्चा तेल 2022 के बाद सबसे महंगा हो गया है। 10 दिन के युद्ध में कच्चा तेल करीब 50% महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सिर्फ आज के कारोबार में कच्चा तेल 25% बढ़ गया है। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आकर $105 के पास पहुंचा है, लेकिन यह भी 3.5 साल के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले 2022 में यूक्रेन जंग से कच्चा तेल $100 के पार पहुंच गया था। जानकारों का मानना है कि कीमतें $150 के पार जा सकती हैं। तेल की कीमत बढ़ने की 2 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह ये जो आप पीछे देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी और तेल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत का 50-60% यहां से आता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत का तेल इसी रूट से आता जाता है। दूसरी वजह, मिडिल ईस्ट में तेल रिफाइनरियों पर जो हमले हो रहे हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और कुवैत में कई हवाई हमले किए। हमलों के कारण इन देशों को तेल उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। ये तीनों देश मिलकर दुनिया का करीब 40% तेल निर्यात करते हैं। भारत भी रूस, अमेरिका के साथ इन देशों से कच्चा तेल खरीदता है। अब इसका असर सप्लाई पर असर पड़ा तो पेट्रोल, डीजल 5 से 6 रुपए महंगा हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में तेल संकट गहराने लगा है। पाक में तो पेट्रोल, डीजल 55 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत G7 देशों ने तेल को लेकर बैठक बुला ली है। मकसद है आपात स्थिति के तेल भंडार खोलकर सप्लाई की जाए ताकि दुनिया भर में
तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ना हो। अब देखिए सवाल यह है कि तेल खाड़ी देशों से आता है, खाड़ी देशों में खुद ईरान अटैक कर रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन खाड़ी देश खामोश हैं, जंग रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। बताओ, लेकिन एक तस्वीर देखिए, अब यूएई ने भी ईरान के हथियार गिरा दिए। ये शाहिद ड्रोन आप देख रहे हैं, शाहिद ड्रोन को यूएई ने मार गिराया। दरअसल खाड़ी देश ईरान के हमलों से परेशान है, इन्हीं देशों से दुनिया में तेल जाता है और उसके बाद अब वो ईरान के हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन जंग पर खामोश हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, अमेरिका ने मिसाइल दागी है और अमेरिका की मिसाइल ये नष्ट नहीं हुई है, यानी दगी नहीं है, मिसाइल आकर ऐसे ही गिर गई है। अब बड़ी बात यह है कि खाड़ी देश खामोश क्यों है, वो ना ईरान की तरफ नजर आते हैं ना अमेरिका की तरफ। सच्चाई में आपको उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है, संयुक्त अरब अमीरात 2024 में यूएई का 2.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, लगभग 3 लाख करोड़ का कारोबार अमेरिका के साथ। 10 साल में सोचिए 1162 लाख करोड़ के निवेश की डील हुई है अमेरिका के साथ। सऊदी अरब देखिए, 2024 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है सऊदी के साथ, और पिछले साल 54 लाख करोड़ का समझौता हुआ है अमेरिका सऊदी अरब। मिस्र 2024 में 71,000 करोड़ का कारोबार हुआ है मिस्र के साथ, और हर साल 1,17,000 करोड़ की सैन्य निधि देता है। कतर 2024 में 58,000 करोड़ का कारोबार हुआ, लेकिन पिछले साल 22 लाख करोड़ की डील हुई है कतर और अमेरिका में। 18 लाख करोड़ के 160 बोइंग खरीद का समझौता हुआ, कतर ने तो ट्रंप को विमान भी गिफ्ट किया था। कुवैत 2024 में 33,000 करोड़ रुपए का कारोबार कुवैत के साथ, और ओमान के साथ 2024 में 9,000 करोड़ का कारोबार, और न जाने कौन कौन सी डील। यह है एक वजह कि ये जितने खाड़ी देश हैं ये सब खामोश हैं, क्योंकि इनके अमेरिका के साथ रिश्ते ऐसे हैं। ईरान द्वारा हमारे प्रिय देश, हमारे भाईचारे वाले अरब देशों और मित्र देशों के विरुद्ध किए गए अभूतपूर्व और अनुचित हमलों पर हमें गहरा खेद है। बहरीन हमेशा से शांति प्रिय राष्ट्र रहा है और रहेगा, जिसने कभी किसी के विरुद्ध शत्रुता की शुरुआत नहीं की और हमेशा सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों का पालन किया। हम अपने सशस्त्र बलों, उनके वीर कर्मियों और संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदर्शित तत्परता, सतर्कता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की अत्यधिक सराहना करते हैं और उनके दृढ़ जवाब की भी सराहना करते हैं। एक ये वजह है कि खाड़ी देश चुप हैं, और दूसरी वजह बहुत से जानकार कहते हैं कि नेतन्याहू खुद हैं। बताओ, पहले तस्वीर देखिए, तेल अवीव पर हमले जारी हैं, यानी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, वो तस्वीर है। और ये वो जगह बताई जाती है जहां लोग घूमने आते हैं, पिकनिक करने आते हैं, वहां पर ईरान ने ये अटैक किया है। और खास जगह इजराइल की जेरूसलम, ये जेरूसलम पर ईरान का मिसाइल अटैक है, मिसाइल आकर गिरी। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इजराइल में लोग डरे सहमे शेल्टर में मौजूद हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर बने हुए हैं, लोग वहां छिपते हैं जब इस तरह के हमले होते हैं। ईरान ने देखिए इस तरह के शेल्टर पर हमला किया है। ये शेल्टर होम पूरी तरह से तबाह हो गया है ईरानी अटैक में। कहा जा रहा है ये जो जंग की आग है, बहुत से विरोधी ये कहते हैं जंग की आग नेतन्याहू भड़का रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं,
यह तस्वीर ईरान का पुलिस स्टेशन है, इजराइल की मिसाइल में हमले में इसे उड़ा दिया है। अब इस जंग के बीच ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू पर जो मुकदमे चल रहे हैं देश में वो हटा दिए जाएं। अगर ट्रंप जंग के बीच ये बात कह रहे हैं मुकदमे हटा दिए जाएं तो क्या जंग से इसका ताल्लुक है? देखिए कैसे, क्या जंग के बाद जेल जा सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री? और साथ ही साथ नेतन्याहू को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे हटा दिए जाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा इजराइल के राष्ट्रपति को माफी दे देनी चाहिए ताकि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ चल रही जंग पर ध्यान दे सकें। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कही है। ट्रंप ने कहा वो करीब हर दिन नेतन्याहू से युद्ध पर चर्चा करते हैं और वो चाहते हैं कि नेतन्याहू सिर्फ जंग के बारे में ही सोचें। नेतन्याहू पर अदालत में चल रहे केस का कोई दबाव ना हो। नेतन्याहू पर 2020 से भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अरबपतियों से महंगे तोहफे लिए। इन तोहफों में सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी और दूसरी चीजें शामिल हैं। आरोप है कि बदले में उन्होंने उन लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाया है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। इस बीच जंग खत्म करने पर ट्रंप ने कहा वो सही समय पर फैसला लेंगे। एक इंटरव्यू में कहा है कि वो और नेतन्याहू मिलकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी नेतन्याहू से लगातार बातचीत हो रही है, साथ ही आगे का फैसला क्या करना है ये भी वो दोनों मिलकर लेंगे।